Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो देखिए, सामान्य परिचय में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ इसकी स्थिति है, राज्य में कहाँ से कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में समझेंगे। और आपके जेल प्रहरी स्पेशल क्लासेस है ये, और जिसमें आपका MPGK का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से है। हमारा मध्य प्रदेश आप सभी को दिख रहा है सामने। ये रूप जो है मध्य प्रदेश का आया सन 2000 के बाद। सन 2000 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उससे पहले कुछ और हुआ करता था। और अगर हम और पीछे चलेंगे तो 1956 में कुछ और हुआ करता था। अगर और पीछे जाएंगे तो 1947 में कुछ और स्थिति थी, और उससे पहले अंग्रेज़ों के समय कुछ और स्थिति थी। लेकिन अभी हमारा जो मध्य प्रदेश है कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। असल में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है। और राज्य दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 1 नवंबर को ही राज्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान जो स्वरूप है, जो आपको ये दिख रहा है, ये स्वरूप अब इसको मिला है 1 नवंबर सन 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अलग किया गया। अगर हम वहीं बात करते हैं इसके राज्य का नामकरण, तो इसका नामकरण भारत के बीच में होने के कारण, भारत में मध्य में होने के कारण इसका नाम कहलाया मध्य प्रदेश। और इसको मध्य प्रदेश नाम दिया है, नामकरण किया था हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये जो है नामकरण इसका दिया गया था, किसका? भारत का। अगर हम और बात करें कि मध्य प्रदेश के और क्या क्या नाम हैं, तो मध्य प्रदेश देखिए और अन्य नामों से भी जाना जाता है भाई। परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांस्टेबल और जेल प्रहरी में इसी टाइप के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देख लिए, नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नदियों का मायका, ये भी समझते हैं हम। देखिए क्या होता है, मैक्सिमम बहुत सारी नदियां जो है मध्य प्रदेश से निकलती हैं और अन्य राज्यों में चली जाती हैं। इस वजह से इसको नदियों का मायका कहा जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, अनूपपुर के अमरकंटक से अगर नर्मदा, तापी या सोन नदी निकलती है, तो निकलने के बाद नर्मदा नदी कहाँ जाएगी? गुजरात चली जाएगी, गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरेगी। वहीं तापी नदी भी निकलती है यहाँ से, वो भी इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें सोन नदी को, तो स्वर्ण नदी, जिसको स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो सोन नदी भी निकलती है आगे जाके, उसमें मिल जाती, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, सोनभद्र के पास। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जैसे कि अगर हम देखें चंबल नदी, इंदौर के जानाबाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलते हुए जाएगी श्योपुर भिंड मुरैना से अपना बॉर्डर बनाते हुए, और ये जाके उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके मिलेगी। तो मतलब आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं सारी चीज़ें, कि मध्य प्रदेश से नदियाँ निकल रही हैं और जाके कहीं उत्तर प्रदेश पहुँच जा रही हैं, तो कहीं राजस्थान, तो कहीं गुजरात, तो कहीं महाराष्ट्र, ठीक है। तो जैसे कि वर्धा नदी जाके आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकलती हैं और चली जाती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका घर कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। और बाहर जाती है तो इसका मतलब वो मायका, मतलब ससुराल हो गया। जैसे कभी किसी लड़की की शादी होती है जो उसके माँ बाप का घर होता है, तो उसको हम मायका बोलते हैं, और जब बाहर ससुराल में जाती है तो वो उसका ससुराल हो जाता है। तो इस प्रकार से नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और बाहर जाती हैं, इस वजह से इसको नदियों का मायका कहा जाता है भाई। समझ गए? सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, या इसको सोया स्टेट के नाम से भी कहा जाता है, सोयाबीन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोयाबीन यहाँ पे उत्पादित होता है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित होता है। टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, और टाइगर यहाँ पर मैक्सिमम पाए जाते हैं। टाइगरों की अधिकता होने के कारण इसको टाइगर स्टेट कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें, इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच में बसा है, इस वजह से इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखना है आपको ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, इसकी राजधानी है भोपाल, राजधानी भोपाल है। देखिए, टाइगरों में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश अभी इस समय। कुछ समय पहले नंबर दूसरे तीसरे नंबर पर चल रहा था, दूसरे नंबर पर हो गया था, लेकिन अभी ये नंबर 1 पर है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, ये टाइगर स्टेट कहा जा रहा है। वापस ये टाइगर स्टेट बन गया और नंबर 1 पोजीशन पर ही आ गया है। चलिए हम आगे अगर बात करें, तो राजधानी इसकी मध्य भोपाल है, और उच्च न्यायालय यहाँ पर कहाँ पर है इसके उच्च न्यायालय? तो उच्च न्यायालय जबलपुर में। अच्छा,
इसके साथ इसकी कुछ खंडपीठ भी हैं। कौन कौन सी खंडपीठ है उच्च न्यायालय की? एक है इंदौर, एक है ग्वालियर। तो 2 जगह इसकी खंडपीठ है। मतलब अगर आप इंदौर या ग्वालियर में रहते हैं और आप जो है जबलपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप वहां से भी अपनी याचिका हाई कोर्ट में लगा सकते हैं आसानी से। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई, जबलपुर उच्च न्यायालय और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर और इंदौर। नेक्स्ट हम अगर बात करें, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अगली स्लाइड में हम जानना चाहेंगे इसके बारे में और कुछ। तो देखिए इसके क्षेत्रफल की दृष्टि में ये दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे स्थान पर। अच्छा, सन 2000 से पहले ये पहले स्थान पे हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ इसके साथ में था तो ये पहले स्थान पे हुआ करता, लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आ चुका है भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये याद रखने वाले फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन सिंपल बनेगा तो ये परिचय से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर टफ बनेगा तो फिर बात ही अलग है। फिर आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया है ऑलरेडी सब कुछ। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है सिंगरौली को। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित होता है। यहाँ पे एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट भी है, तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और सिंगरौली सीधी से अलग हुआ था 2008 में, एक नया जिला बनाया गया था। चलिए हम बात करें मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी के मौसम की राजधानी, तो ये है आपकी पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी रहा है, तो ये पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्य की भाषा हिंदी। आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है इंदौर। इंदौर का कहाँ? खेड़ा गाँव। तो इंदौर का खेड़ा गाँव औद्योगिक राजधानी जो है इंदौर है असल में, ठीक है। औद्योगिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट्स, तो डेट्रॉइट्स किसको कहा जाता है? पीथमपुर। पीथमपुर की नाम की जगह है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और ये आपकी मोटर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर मैकेनिकल से संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मैकेनिकल वर्क, गाड़ियाँ वगैरह, मोटर्स वगैरह बनती हैं यहाँ पर। तो ये मोटर मतलब कूलर की मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटर्स मतलब कि गाड़ियों से संबंधित, कार, बाइक, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पीथमपुर में बनती है, जिसकी वजह से इसको डेट्रॉइट्स कहा जाता है भाई। और धार के ज़िले के अंतर्गत आता है पीथमपुर। इंदौर से लगा हुआ है, बिल्कुल इंदौर के अंदर ही है, लेकिन ये धार ज़िले के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पर ज़िला जो इस सीमा पर लगता है वो धार की लगती है, तो इसलिए याद रखना है मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट्स। कई बार पूछा गया है ये परीक्षा में, हालांकि अब पैटर्न चेंज हो चुके हैं, इतनी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। तो पीथमपुर डेट्रॉइट्स है। यहाँ पर बोलियाँ कौन सी बोली जाती हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ लोग जो हैं वो 1.53 करोड़ पूरे भारत की ये जनजातियाँ यहाँ पर वास करती हैं, ठीक है। 6.5% जनजाति हैं जो यहाँ पर वास करती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पे इनके नंबर्स हैं जनजातियों के। तो इनकी बोलियाँ भी होंगी, जैसे कि गोंडी बोली जाती है, निवाड़ी बोली जाती है, मालवांचल में बोली जाती है, बुंदेलखंड भी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है। देखिए इसके अलावा और भी जाति रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ जनजाति नहीं रहती। लेकिन जैसे ये गोंडी दिखी तो गोंडी जनजाति गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। बाकी देखिए निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर निवाड़ी बोली जाती है। मालवा वाला जो क्षेत्र है इंदौर के आसपास वाला, उसको मालवांचल बोलते हैं, तो वो वाला क्षेत्र पर मालवी बोली जाती है। बुंदेलखंड आप सभी को पता है, पन्ना, छतरपुर और उसके निवाड़ी, ये वाला जो पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। आधा क्षेत्र बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में है। तो जो आधा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बुंदेलखंडी बोली जाती है। आप निकल जाइए सागर से आगे, आपको बिल्कुल बुंदेलखंडी देखने को मिलेगी। बघेली भाषा बोली जाती है जो रीवा के आसपास जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि सिंगरौली, सीधी वगैरह, तो यहाँ पर बघेली भाषा चलती है ऐसे क्षेत्र में। तो इसका मतलब मध्य प्रदेश में गोंडी, निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली बोलियाँ बोली जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें राजकीय पशु की, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का एक पशु होता है। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है वो बारहसिंगा। यह हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। देख लीजिए इसके सींगों की वजह से इसको बारहसिंगा कहा जाता है।
और हिरन की तरह ये दिखता है। हिरन का ही एक प्रजाति है, ब्रिडी प्रजाति का बारहसिंगा हिरन ही है एक प्रकार का, तो देख सकते हैं आप लोग। और इसकी जाति है ब्रिडी प्रजाति। वहीं अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी हमारा कौन सा है, यह है दूधराज, या इसी को पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इंग्लिश में बोला जाता है। और इसका एक और नाम है शाह बुलबुल, शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिए भाई, ये है आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज या शाह बुलबुल। बड़ा ही सुंदर पक्षी है, ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो आपको कमेंट में ये बताना है कि इसका संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कमेंट में आपको बताना जरूरी है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक, कि इसका संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, शाह बुलबुल का, पैराडाइज फ्लाइचर का या पैराडाइज फ्लाई कैचर का, या ना चलिए दूधराज इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं हम राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये है बरगद का पेड़। तो ये बरगद का पेड़ देख लीजिए, बरगद के पेड़ की फ़ोटो नहीं है, आप सभी ने देखा होगा। तो बरगद का पेड़ जो है राजकीय वृक्ष है। ठीक है, तो अगर हम बात करें राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष की, तो इनको बनाया गया था 1981 में, 1 नवंबर 1981 में ये तीनों को बनाया गया था। राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष, ये तीनों को जो है मध्य प्रदेश के 25वें वर्षगांठ पर इनको जो है राजकीय, इस तरह से राजकीय पक्षी, पशु और वृक्ष बनाया गया। अब हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये बड़ा ही प्यारा फूल होता है सफ़ेद लिली। तो राजकीय फूल है हमारे मध्य प्रदेश का, राजकीय पुष्प है। और अगर बात करें राजकीय खेल की, तो मलखम, मलखम राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। ठीक है, जिसको अराउंड 2013 में इसको राजकीय खेल बनाया गया, मलखम को। अगर हम बात करें राजकीय मछली की, तो ये है महाशीर। अब सर कैसी दिखती है मछली, ये देख लीजिए भाई, ये है महाशीर मछली, जो कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसकी फ़ोटो आप देख लीजिए, फ़ोटो से याद रख सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें इसके आगे कि राजकीय नृत्य, तो देखिए राजकीय नृत्य क्या होता है और राजकीय नाट्य क्या होता है। नृत्य मतलब जो डांस किया जाता है उसको हम नृत्य कहते हैं, और नाट्य मतलब जो एक प्रकार की नाटक किए जाते हैं, नाटक स्टेज में, उसको नाट्य बोला जाता है, जिसको गाकर भी किया जाता है। तो देखिए नृत्य जो है वो है राई, राजकीय नृत्य है राई। और राई आपको पता है कहाँ पर मुख्यतः गाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः गाई जाती है। इसमें गाया भी जाता है और इसमें डांस भी किया जाता है, महिलाएं डांस करती है और इसमें गाया भी जाता है। तो ये राई नृत्य जो है थोड़ा सा डबल मीनिंग टाइप के इसमें सॉन्ग होते हैं। डबल मीनिंग समझ रहे हैं, बढ़िया एकदम मज़ेदार रहता है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत ही शानदार तरीके से गाए जाते हैं राई नृत्य, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल याद रख सकते हैं इसके बारे में। वहीं अगर हम बात करें राजकीय नाट्य, तो राजकीय नाट्य कौन सा है, माचा। माचा जो है राजकीय नाट्य हमारे मध्य प्रदेश का। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको याद रखने, ये सारे फैक्ट। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जानकारी बता देना चाहता हूँ, देखिए वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए फ्री लाइव टेस्ट और फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो इसको आप अटेंड कैसे करना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएंगे या ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से डिस्प्ले खुलेगा और ये 3 डॉट दिखेंगे, यहाँ पर 3 लाइनें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको MPPSC व्यापम चूज़ करना है, आपका गोल MPPSC व्यापम आपका गोल चूज़ करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे प्लस कोर्स, फ्री कोर्स और स्पेशल कोर्स दिखेंगे। तो ये सारे कोर्स आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पर अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए फ्री लाइव क्लासेस और डेमो क्लासेस के फीचर्स ये हैं कि आप लोग फ्री में ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ में आप लाइव इंटरेक्शन अपने टीचर के साथ कर सकते हैं, टीचर के साथ डाउट पूछ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF नोट्स पूल अटेंड कर सकते हैं, और भी डाउट हैं जो क्लियर कर सकते हैं आसानी से। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री टेस्ट भी चलते हैं, तो ये फ्री टेस्ट आपके डेली रहते हैं, आप जब चाहें जब टेस्ट दे सकते हैं, टीचर्स द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और इसमें आप पेपर को एनालाइज भी कर सकते हैं टेस्ट देने के बाद। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार के फीचर्स हैं आपकी लाइव डेमो क्लासेस के। अगर आप
पढ़ रहे हैं और अगर आपको बीच में डाउट होता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट करें, अपना टाइप करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप एजुकेटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपना जो है यहाँ पर कोई भी जवाब दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज़ का PDF नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपको मैं बता दूँ कि स्टूडेंट्स, अगर आप लाइव टेस्ट के फीचर्स हैं कुछ ये, अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना लाइव टेस्ट एनालाइज भी कर सकते हैं, अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या रहा, स्कोर क्या रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट 1 जनरल स्टडी का ले रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन आपके क्या रहे हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद आप बात करें कि एवरी टेस्ट हैज़ प्रिपेयर एनालाइज सेशन, तो यहाँ पर एनालाइज भी आप कर सकते हैं कि आपका एनालाइज क्या रहा है, आपका रिजल्ट, कौन कौन सी गलतियाँ करी। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो सभी मॉक टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्री क्लासेस की और प्लस क्लासेस की, तो देखिए फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी ज़रूर अनअकैडमी में, लेकिन लिमिटेड सिलेबस रहता है वहाँ पर, और आपको ओकेशनली प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ओकेशनली PDF नोट्स मिलते हैं और लिमिटेड डाउट्स को क्लियर किया जाता है। अगर वहीं आप प्लस कोर्स लेते हैं तो प्लस कोर्स में देख लीजिए आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टॉप एजुकेटर से आप जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट बात करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे करंट अफेयर की, तो देखिए यहाँ पर अनअकैडमी ने हाल ही में एक वर्चस्व नाम की एक पत्रिका लॉन्च की है जो कि करंट अफेयर रहेगी MPPSC और व्यापम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ टेस्ट भी चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन भी चल रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी में। और देखिए कुछ नए कोर्सेज़ भी चालू हुए हैं, ये सारे कोर्सेज़ की आपको डिटेल बताई गई है, और कुछ चालू होने वाले कोर्सेज़ भी हैं। तो आप देख सकते हैं 10 तारीख से आपका ये कोर्स चालू होगा MPPSC मेंस प्री और मेंस के लिए, जो कि आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसको अटेंड कीजिए। और इसी के साथ आपको बताएं कि कैसे आपको ये कोर्सेज़ अटेंड करना है, एडमिशन कैसे लेना है प्लस कोर्स में। तो सबसे पहले आप जब एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करेंगे तो आपको आगे ये सारे कोर्सेज़ दिख जाएंगे। 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के आपके कोर्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप 24 महीने का, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर 24 महीने का कोर्स परचेज़ करते हैं तो आप हमारा स्टडी आइकन कोड यूज़ कीजिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 10%। यही 12,800 का कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 का। तो जब भी आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो आप क्या करना है, जैसे आपने 24 महीने का कोर्स परचेज़ किया तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड एंटर करना होता है। तो इस रेफरल कोड में आपको लिखना है STUDY स्टडी ICAN, ये लिखना है आपको और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप परचेज़ के लिए एंटर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई सा भी कोर्स आप परचेज़ करें, चाहे वो 12 महीने का, 6 महीने का, तो आपको फ़ीस में 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा और वो आपको कोर्स कम में पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, आप लोगों को ये कोड ज़रूर यूज़ करना है, स्टडी आइकन। तो इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला था आप लोगों को। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।